गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो दो बुक हैं आपकी 12th क्लास में, उसमें से पहली पुस्तक है जो उसका हम पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये पहली वीडियो है 12th क्लास की, तो इसलिए ये एक आपकी नींव की तरह काम करेगी, ये बेस है। अगर इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में शेयर करना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपकी पहली बुक का नाम जो है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति। इसमें 9 चैप्टर हैं, 9 में से आपके 7 चैप्टर इस बार सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको भी जानेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से सिलेबस में आ रहे हैं, उनमें मेन चीजें क्या पढ़नी है हमारे को, कौन कौन सी चीजों पे हम जोर देंगे, वो सारी चीजों की जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। ठीक है, शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था वो जानने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर आपका डिलीटेड चैप्टर है सिलेबस से, लेकिन इस चैप्टर के बिना ये किताब अधूरी है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शीत युद्ध का दौर अगर समझ में नहीं आया तो आगे पूरी किताब में आपको कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए इस चैप्टर को मैंने शामिल करा है और इसीलिए मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपको पूरे आगे की पुस्तक के जो भी चैप्टर्स हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दौर में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। उसके बाद दो महाशक्तियां निकल के आई थी। वो दो महाशक्तियां कौन थी? अमेरिका और सोवियत संघ, जिन्हें कि इंग्लिश में हम यूएसए और यूएसएसआर कहते थे, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दो महाशक्तियां निकल के आई थी। इन दोनों में एक अकेली महाशक्ति बनने की जो होड़ थी वो शीत युद्ध के दौर के तौर पर जानी जाती है। शीत युद्ध के दौर में इन दोनों में बहुत ही प्रतिस्पर्धा हुई, चाहे वो हथियारों की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे सेना की हो, चाहे फिर पूरे देशों में अपनी विचारधारा को फैलाने की हो। वो जो दौर था वो शीत युद्ध का दौर कहलाया। ये शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड था वो 1945 से 1991 तक का टाइम था, इसे शीत युद्ध कहा गया। 1945 से 1991 के बीच ये दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था, सोवियत संघ और अमेरिका। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंट चीज एक और है कि भारत के द्वारा जो है तीसरा विकल्प चुना गया था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता उसमें दोनों महाशक्तियों से हटकर अलग अपने एक गुट निरपेक्ष गुटों से अलग राजनीति के तौर पर उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, और नव देश थे, नव स्वतंत्र देश, उनको भी एक अलग से विकल्प दिया कि वो गुट निरपेक्ष को अपनाएं। इसमें इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया, भारत इत्यादि जो देश थे, घाना, इन्होंने ये संस्थापक देश बने थे। इन्होंने फिर एक नींव तैयार करी थी ताकि बाकी देशों को भी ये विकल्प मिल सके। दूसरा जो चैप्टर है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले चैप्टर में जैसे शीत युद्ध में पढ़ेंगे हम कि दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इनमें से जो है एक ही महाशक्ति बाद में बचती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम, दूसरे चैप्टर का नाम दिया गया है दो ध्रुवीयता का अंत। कि जो दो ध्रुव थे उनमें से एक ही बचा। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। जो सोवियत संघ इतना शक्तिशाली देश माना जाता था, ठीक है, उसको 1991 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, उसका विघटन हो जाता है। उसके उत्तराधिकारी के तौर पे रूस को बना दिया जाता है। रूस उसका स्थान ले लेता है, बाकी उससे 15 नए गणराज्य निकल कर आते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। इतनी पावरफुल कंट्री जो कि एक इतनी ज्यादा शक्तिशाली सुपर पावर थी, वो सुपर पावर एकदम से कैसे खत्म हुई, उसका क्या प्रोसेस था, और उसके फिर बाद में परिणाम क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले पूरे विश्व को, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे उसमें चैप्टर में। फिर तीसरा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व।
ठीक है। तीसरा चैप्टर वो इससे रिलेटेड, ये सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि पहले में हम दो महाशक्तियों के बारे में जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरे चैप्टर में फिर एक महाशक्ति खत्म हो गई, सोवियत संघ। उसके बाद में तीसरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक अकेली महाशक्ति अमेरिका बची, तो उसका किस तरीके से वर्चस्व देखने को मिलता है, हेगेमनी किस प्रकार देखने को मिलती है उसकी। ठीक है, पूरे विश्व में जो है अमेरिका का दबदबा किस प्रकार देखने मिलता है, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे सांस्कृतिक में, चाहे फिर वो आर्थिक रूप में हो, ढांचागत वर्चस्व के तौर पे भी देखा जाता है। किस प्रकार उसकी जो सेना है उससे वर्चस्व देखने को मिला, सैन्य वर्चस्व हमारे को। ठीक है, संस्कृति जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं आज, वो किस प्रकार पूरे विश्व में फैली हुई है, डॉलर का दबदबा किस प्रकार है, वो सारी चीज हमारे को तीसरे चैप्टर से जानने को मिलेगी। कौन कौन से उसने ऑपरेशन चलाए अपनी सेना के दम पर। ठीक है, और किस प्रकार एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका आज तक देखने को मिलता है। अभी वर्तमान समय तक अमेरिका को कोई भी टक्कर देने के लिए नहीं है, तो उसकी जो वर्चस्व की जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अमेरिका पावरफुल कंट्री के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर जो है आपका, वो इससे ही इंटरकनेक्टेड है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब अमेरिका जब एक वर्चस्वशाली शक्ति के तौर पर उभरा हुआ था, ठीक है, अभी तक अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता, तो उसको टक्कर देने के लिए कुछ नई शक्तियां, कुछ संगठन कुछ निकल कर आएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि चीन को एक माना जाता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। चीन किस प्रकार एक उभरती हुई शक्ति है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ किस प्रकार एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर देखा जाता है। आसियान किस प्रकार एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर देखा जाता है। कोरिया, जापान और भारत किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, और ये सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र पूरे विश्व में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है आपका, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, जो चार चैप्टर हैं आपके, वो पहले यूरोप से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद हम अपने एशिया पे आएंगे। समकालीन दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, इसमें 8 देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, 8 देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। इसको लेकर किस प्रकार से 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और किस प्रकार शांति में सहयोग कर रहे हैं। इन देशों में कौन कौन सी चीजों को लेकर चुनौतियां देखने को मिलती हैं, और चीन को क्यों शामिल नहीं करा गया, चीन को क्यों हिस्सा नहीं माना जाता इस चीज का। ठीक है, इस गठबंधन का, तो वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अभी इसकी अहमियत है, किस तरीके से इसकी प्रासंगिकता को हम देखते हैं, क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है दक्षिण एशिया पे क्यों पूरे विश्व की नजर रहती है, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जब इतना सब कुछ पूरे विश्व में घट रहा हो, जब एक महाशक्ति अपने दबदबे को कायम करने की कोशिश कर रही हो, और पूरे विश्व को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कोई एक ऐसा मंच चाहिए जहां पर सारे देश इकट्ठे होकर एक ही चीज पे सोच विचार कर सकें। ठीक है, चुनौतियों से निपटने के लिए एक ही नीति बना सकें, उसके लिए जरूरी है हमारे को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो हमारे को एक विकल्प देता है इसके तौर पर, क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएन की। ठीक है, इसको लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के तौर पर बनाया गया था। क्या इसकी सफलताएं हैं, क्या असफलताएं हैं, कौन से इसके अंग हैं, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पीरियड में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उसने। ठीक है, WHO के द्वारा ही सारी गाइडलाइन वगैरह दी जाती थी। आप चर्चा में सुनते रहते होंगे आप न्यूज वगैरह में कि समय समय पर WHO। तो WHO एक यूएन की एक एजेंसी है। ठीक है, कुछ प्रमुख जो संगठन है, ठीक है, एक एजेंसी के तौर पर भी देखे जाते हैं, जैसे WTO है, यूनेस्को है, UNHCR है, ह्यूमन राइट वॉच है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंसी के तौर पे कार्य करते हैं इसके लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से महासचिव रहे हैं, क्या सफलताएं रही हैं, और कौन कौन से सुधारों की हमारे को संयुक्त राष्ट्र संघ में जरूरत है, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो 7वां चैप्टर है आपका, वो
7वां चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विश्व में सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, परंपरागत अपरंपरागत सुरक्षा कैसे है। जैसे हम देखते हैं कि किसी देश को सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं होता बल्कि आंतरिक तौर पे भी खतरा होता है। जैसे आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है, फिर बाहर से सुरक्षा होती है। जैसे अगर हम अपने परिवार में पूरी तरीके से मिलजुल कर रह रहे हैं, अगर परिवार सही तरीके से चल रहा है तो फिर पूरी तरीके से बाहर समाज में हमारे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम इंटरनली कमजोर है एक कंट्री के तौर पर तो दूसरे देश से तो हम बाद में निपट पाएंगे। अगर चीन या पाकिस्तान आज जैसे कि भारत से दुश्मनी मोल लेते तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक कमजोरी के तौर पर वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हम आंतरिक तौर पे कमजोर देखने को मिलते हैं। बात बात पे जैसे कि धार्मिक सांप्रदायिकता देखने को मिल जाती है कई बार हमारे को, ठीक है, जातिवाद, ये सारी चीजों को लेकर वो जो दूसरे देश हैं वो फायदा उठा जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करेंगे वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से सुरक्षा के दो पहलू देखने को मिलते हैं, परंपरागत अपरंपरागत, और युद्ध की संभावना जो होती है वो क्या होती है, युद्ध के तौर पर किस तरीके से एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है किसी देश के लिए। और इसमें ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कौन से नए खतरे हैं सुरक्षा के लिए, जैसे वैश्विक निर्धनता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, ठीक है, पर्यावरण एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर हम जानते हैं जैसे, ठीक है। तो ये कुछ नई चुनौतियां हैं, उनको जानेंगे और फिर साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है, किस प्रकार से सारे देश सहयोग करें तो हम एक विश्व सुरक्षा के तौर पर पूरी एक नींव रख सकते हैं। तो उसको इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 8वां चैप्टर जो आपका है प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण। तो ये दो जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है कि जिनको हम पूरी तरीके यूज करते जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को फिर वो भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारे को एक टिकाऊ विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से हासिल करना है, ठीक है, एसडीजी गोल है उनको किस तरीके से हासिल करना है, वो सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, और पर्यावरण आज के समय पर सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ते जा रही है पर्यावरण के कारण, ठीक है, हमारे को तरह तरह की बीमारियां जो डिसीज फैल रही हैं, ठीक है, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर किस तरीके वैश्विक हमारे को संकेत देखने को मिलते हैं, वैश्विक स्तर पर क्या जो चीजें हैं, कौन सी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से देशों के द्वारा इन समस्या को देखा जा रहा है, ठीक है, पर्यावरण की समस्या को किस प्रकार से उनके द्वारा कितने ज्यादा तरीके से सीरियस होकर सोचा जा रहा है, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर कौन कौन से सम्मेलन हुआ है, जैसे कि 1972 में सम्मेलन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे पर्यावरण को लेकर किस तरीके से पूरा विश्व, ठीक है, चिंतित है और पर्यावरण को लेकर कौन कौन से सुरक्षा के प्रावधान उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व का एक बाजार के तौर पर, एक देश के तौर पर बन जाना। कहने का मतलब पूरा विश्व एक तरह से कनेक्ट हो जाना, पूरा संसार जब एक तरह से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम वैश्वीकरण के तौर पर देखते हैं। जैसे कि अमेरिका है, चाहे सोवियत संघ है, जितने भी देश हैं, टोटल हमारी जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो आपस में व्यापार करें, आपस में विचारों का लेन देन करें, आपस में पूंजी का लेन देन करें, तो इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की जो परिभाषा वो है कि वस्तु, पूंजी, लोग और विचारों का जो एक जगह से दूसरी जगह प्रभाव होता है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसमें हम वैश्वीकरण के आयामों को जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक आयाम क्या है, वैश्वीकरण पर राजनीतिक आयाम किस तरीके देखने को मिलता है, आर्थिक आयाम क्या है, सांस्कृतिक आयाम क्या है और सामाजिक आयाम क्या है, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इस पुस्तक का पूरा इंट्रोडक्शन है।
ठीक है, इसमें आपको पूरा ये समझने को मिल गया होगा कि इस पुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें जो डिलीटेड चैप्टर है वो है पहला शीत युद्ध का दौर, और तीसरा चैप्टर जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये आपके डिलीटेड चैप्टर हैं। बाकी 7 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, जो 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अंदर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना है, लेकिन जो 2 डिलीटेड चैप्टर हैं उनको भी आपको समझना है, ताकि आपको पूरी पुस्तक को समझने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछ के नहीं आता कि आपके कौन से डिलीटेड चैप्टर थे, कौन सा सिलेबस था या नहीं था, उसमें आपका पूरा सिलेबस होता है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे जो चैप्टर हैं उनको समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हमारे सिलेबस में जो आ रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो ये चीज पे जोर देते हैं कि जल्दबाजी में शॉर्ट मेथड अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर समझने की कोशिश करनी है, मेरा काम है आपको समझाना सही तरीके से, तो आप समझने की पूरी तरीके से कोशिश करना। ठीक है, और इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखना सही तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। बाकी आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।